उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है मेरे दोस्त। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? अच्छे हो? अच्छा। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था? अपन बायोलॉजी स्टार्ट करी थी ना। बायोलॉजी के अंतर्गत क्या जाना था अपन ने? बायोलॉजी शुरुआत करी थी। बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ बताइए, कहाँ तक के पढ़ लिया था? विटकर के 5 जगत का वर्गीकरण। अच्छा, वहां तक के पढ़ाया था। कौन कौन से बताए थे? कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, और कौन से? कवक और पादप, और कौन से? जंतु। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे उसी को। आज हम डिटेल में जानेंगे। जो विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था ना, उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा उनको। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, जंतु, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों आज। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ में उस बेल आइकन के ऑल वाले पे बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो तुरंत अपने को आना, याद करते हुए चलना है। अभी के अभी तुरंत याद करिए, क्योंकि हर एक महीने में एग्जाम है अपनी। हर एक महीने में एग्जाम है अभी, और यही मौका है विनर बनने का। हर एक महीने में अभी चल रही है। कौन सी चल रही है एग्जाम? अभी जीडी की चल रही है। फरवरी में भी है, मार्च में भी है, मई में है। तो एग्जाम चलती ही रहेगी दोस्तों। और अपने को है ना, अच्छी तैयारी करनी है। अभी मौका है अपने के पास। जैसे पिछले बार कैसा हुआ था, कोरोना काल आ गया था, तो अपन अपनी पढ़ाई रुक गई थी, कुछ नहीं हुआ उसमें, कई नौकरियां नहीं मिली। तो अभी मौका है दोस्तों, अभी मौका है अपने पास, फुल चांस है अभी। तो क्या टॉपिक डालोगे? क्या टॉपिक था? विटकर ने 5 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। कितने प्रकार का वर्गीकरण दिया था दोस्तों? तो विटकर ने 5 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के बाद में कौन सा दोस्तों? पादप, कवक और जंतु। कितने प्रकार का वर्गीकरण दिया था विटकर ने? मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे एमपी की कोई सी भी एग्जाम क्यों न हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, कांस्टेबल हो, संविदा वर्ग 1 और 2 हो, सारी परीक्षा, यूजीसी नेट हो, सारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी यह जानकारी मिल सके दोस्तों। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उस बेल आइकन पे ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे दोस्त। तो क्या जानेंगे हम दोस्तों? विटकर ने 5 प्रकार का वर्गीकरण दिया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो उसी के अंतर्गत क्या लिखोगे आप? पादप, क्या डालोगे? मोनेरा। मोनेरा डालिए हेडिंग। और मोनेरा के अंतर्गत लिखोगे क्या? मोनेरा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? कौन से जीव आते हैं? चलो बताइए जल्दी। मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं दोस्तों। लिखते हुए चलिएगा। और अपने को है ना, मुझे तुरंत यही याद चाहिए, याद हुआ होना चाहिए, है ना। मेरे साथ में याद करते हुए चलिए आप। बस मुझे याद चाहिए, याद हुआ। और टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए, जब भी टेस्ट रहेगा तब, है ना। हाँ, तो क्या स्टार्ट करना है अपने को? स्टार्ट किया है मोनेरा, हेडिंग डाल ली। उसके अंतर्गत लिखिए पॉइंट डाल के। इसमें मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं दोस्तों? तो मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। और इसमें
कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कैसे होती है दोस्तों? तो मोनेरा में कोशिका कैसे होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है कोशिका। प्रोकैरियोटिक ऐसा होता है जिसमें शुरुआत में ना केंद्रक होता है। किसके क्या होता है दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक में शुरुआत में क्या होता है? केंद्रक होता है। और उन वहाँ क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं दोस्तों? अल्प विकसित। तो ये कोष्टक के अंतर्गत लिख लीजिएगा। मोनेरा के अंतर्गत कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। और फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? मोनेरा में एक कोशिकीय जीव आते हैं। याद करते हुए चलिएगा तुरंत, और लिखते हुए, नोट्स अच्छे से बनाते हुए, है ना। चेक करूंगा मैं कॉपी फिर बाद में। मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। और मोनेरा में कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कैसे होती है दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है कोशिका। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत ये कोष्टक में लिख लीजिएगा क्या कि है ना, इसमें है ना शुरुआत में क्या? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इनका यहाँ क्या? अल्प विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है अल्प विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले इनका शरीर कैसा होता है? तो इनका शरीर जो है सरल कैसा होता है दोस्तों? सरल प्रकृति का होता है। तो जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं उनका शरीर कैसा होता है? सरल प्रकृति का होता है। सरल प्रकृति का होता है दोस्त। अगला डालिएगा, उदाहरण करके लिख लीजिए दोस्त। उदाहरण, और ये पूछा जाता है उदाहरण। जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया। मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण है? तो जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से दोस्तों? तो जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यह मोनेरा के अंतर्गत आने वाले उदाहरण है। चलिए, क्या लिखा आपने शुरुआत में? मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं दोस्तों? तो मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। और मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों की कोशिका कैसी होती है? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। उसे प्रोकैरियोटिक जिसमें शुरुआत में केंद्रक हो। और उनका शरीर कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है दोस्तों? तो अल्प विकसित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इन कोशिका के जीवों के शरीर की आकृति कैसी होती है? शरीर की आकृति, शरीर की आकृति कैसी होती है? तो सरल प्रकृति का होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो इन जीवों की आकृति कैसी होती है? सरल प्रकृति की होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या डाला है? नेक्स्ट पॉइंट में मोनेरा के उदाहरण। मोनेरा के अंतर्गत जो आने वाले जीव है ना, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जीवाणु। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से जीवाणु आते हैं उदाहरण के अंतर्गत? जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। कौन कौन से दिए थे विटकर ने? 5 जगत का वर्गीकरण दिया था। कौन सा? मोनेरा हुआ, और दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। तो अभी डालिएगा हेडिंग प्रोटिस्टा। क्या डालोगे दोस्तों? प्रोटिस्टा लिखिए, और उसमें बराबर करके आगे लिखिए पॉइंट डाल के प्रोटिस्टा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी प्रोटिस्टा, इसमें जीव एक कोशिकीय के प्रकार के आते हैं। कैसे जीव आते हैं? प्रोटिस्टा, इस समूह में भी जीव एक कोशिकीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय, इस समूह में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं। पहला हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? इसमें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है मेरे दोस्तों।
किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका। और प्रोटिस्टा में इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों में गति के लिए, यानी कि प्रोटिस्टा में गति के लिए अंगों का निर्माण हो जाता है। किसमें दोस्तों? तो प्रोटिस्टा में गति के लिए अंगों का निर्माण हो जाता है। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। अच्छा हो गए। तो क्या क्या लिखा है? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव आते हैं और इसमें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और तीसरा क्या है? और इसमें प्रोटिस्टा में गति के लिए अंगों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण कौन कौन सा लिखोगे? बताइए, किसी को बताया क्या उदाहरण? चल जल्दी बताइए। पढ़ा होगा ना, ये पढ़ते हुए आ रहे अपन 11 12 से ही पढ़ते आ रहे, समझ लो भाई। जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से? अमीबा। फर्स्ट क्या है? अमीबा उदाहरण के अंतर्गत। 4th पॉइंट डालिए। और प्रोटिस्टा के उदाहरण, उसके अंतर्गत नंबर 1 पे कौन सा है? अमीबा। और दूसरा कौन सा है? पैरामीशियम। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो पैरामीशियम। और तीसरे पे क्या डालोगे? यूग्लिना। क्या डालोगे दोस्तों? तीसरा उदाहरण कौन सा है? यूग्लिना। लिख लिया? हाँ, अभी उसी उदाहरण को अपने डिटेल में समझते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला कौन सा है? अमीबा। अमीबा को हेडिंग डालिएगा। ये किसका उदाहरण है? तो यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, उसमें उसी को हेडिंग में डालिए। अब अमीबा को जानते हैं अभी? अमीबा में डालिए अभी नंबर 1 पॉइंट। अमीबा में कोशिका झिल्ली का निर्माण नहीं होता है। अमीबा में कोशिका झिल्ली का निर्माण नहीं होता है। क्या फर्स्ट पॉइंट डाला? अमीबा में कोशिका झिल्ली का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। अमीबा प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जिसका आकार कभी निश्चित नहीं होता है दोस्तों। कभी ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा फेंक दो तो वो फैल जाता है पूरा पानी की तरह। तो अमीबा का आकार है ना, निश्चित नहीं होता है। और अमीबा में गति के लिए, नेक्स्ट पॉइंट 3rd पॉइंट डालिएगा। इसमें गति के लिए उत्पाद होते हैं। किसमें? अमीबा में गति के लिए क्या होते हैं दोस्त? तो इसमें अमीबा में गति के लिए उत्पाद पाए जाते हैं। तो कितने पॉइंट लिखे? कितने पॉइंट हो गए अमीबा के अंतर्गत? पहला पॉइंट कौन सा है? अमीबा में कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। अमीबा के अंतर्गत अमीबा में कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है ना? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिख क्या? सेकंड पॉइंट क्या है? अमीबा प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा जीव है। अमीबा प्रकृति में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जिसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको है ना आपको तुरंत यहीं पे याद करते हुए चलना। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था और पूछा गया है कि प्रकृति में ऐसा कौन सा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। 3rd पॉइंट लिखिए। 3rd पॉइंट क्या लिखोगे? अमीबा में गति के लिए उत्पाद पाए जाते हैं। अमीबा में गति के लिए क्या पाया जाता है दोस्तों? तो अमीबा में गति के लिए उत्पाद पाए जाते हैं। नेक्स्ट डालिएगा। नेक्स्ट उदाहरण कौन सा? टॉपिक डालिएगा पैरामीशियम, जो कि किसका उदाहरण है? प्रोटिस्टा का ही उदाहरण है। उसको हेडिंग डालिए पैरामीशियम।
पैरामीशियम हेडिंग डाल ली, उसके अंतर्गत पॉइंट डाल के लिखिएगा। क्या लिखोगे? पॉइंट डाल के। पैरामीशियम का आकार, इस पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, क्योंकि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। पैरामीशियम में इसमें कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है चारों ओर। तो क्या लिखा? इसमें कोशिका झिल्ली, इसमें इसका निश्चित आकार होता है। किसका? पैरामीशियम में पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है। लिखा? क्योंकि इसमें कोशिका के चारों ओर, क्योंकि इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में पैरामीशियम में गति के लिए कक्षाभ और पक्षमाप पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो पैरामीशियम के अंतर्गत गति के लिए कक्षाभ या पक्षमाप पाए जाते हैं। कक्षाभ या पक्षमाप। तो कितने पॉइंट हुए इसके अंतर्गत भी? इसके अंतर्गत भी 2-3 पॉइंट हो गए ना। हाँ, पैरामीशियम हुआ। अगला पॉइंट डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा। किसका उदाहरण है? वो भी प्रोटिस्टा के ही उदाहरण है। कौन सा डालोगे? यूग्लिना। क्या टॉपिक डालोगे दोस्तों? यूग्लिना। यूग्लिना में फर्स्ट पॉइंट डालिएगा। इसमें भी इसका भी आकार निश्चित होता है। किसका? यूग्लिना का भी आकार निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? यूग्लिना का आकार भी निश्चित होता है। और यूग्लिना में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। किसमें दोस्तों? यूग्लिना में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। यूग्लिना में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, तीसरा पॉइंट। और यूग्लिना में गति के लिए पक्षाभ या तंतु उपस्थित होते हैं। यूग्लिना में गति के लिए पक्षाभ या तंतु उपस्थित होते हैं। यूग्लिना में चलो बता रहा हूं। तो क्या लिख रहे थे दोस्तों? यूग्लिना इसका भी निश्चित आकार होता है। यूग्लिना का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? यूग्लिना में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। यूग्लिना में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। इसमें गति के लिए पक्षाभ या तंतु उपस्थित होते हैं। किसमें? यूग्लिना में गति के लिए पक्षाभ या तंतु उपस्थित होते हैं। तो व्हिटकर के कितने जगत का वर्गीकरण कर लिया अपन ने? 5 जगत बताया था, उसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा 2 हो गए। तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा बताइए जल्दी। तो तीसरा डालिएगा हेडिंग, तो पादप। क्या डालोगे? पादप। क्या डालोगे दोस्तों? तीसरा पादप।
तो विटकर के अनुसार पादप जगत में इस प्रकार वे जीव आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती उपस्थित हो। विटकर के अनुसार पादप जगत में वे जीव आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती का विकास हो। जड़, तना और पत्ती का विकास हो और जो प्रकाश संश्लेषण करते हो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हो, वे जीव आते हैं किसके अंतर्गत? पादप के अंतर्गत। तो क्या लिखा दोस्तों? इसको है ना तुरंत याद करते हुए चलिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वहाँ सब्सक्राइब जरूर करें, उस ऑल वाले घंटी पे क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। हाँ, तो क्या लिखा था? पादप विटकर के अनुसार पादप जगत में क्या लिखोगे? क्या लिखा है? विटकर के अनुसार पादप जगत में वे जीव आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियों का विकास हो और साथ में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हो। क्या करते हो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट क्या डालोगे? कवक। 3 हो गए, ये कौन सा है? चौथा में कौन सा डालोगे? कवक। हेडिंग डाल ली अपने। चौथा क्या है? कवक। कवक किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते। लिखिए उसमें, कवक किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते। कवक क्या है दोस्तों? यहाँ किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए विटकर ने कवक को एक अलग समूह के रूप में रखा है। कवक जो है किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए विटकर ने कवक को एक अलग समूह के रूप में स्थापित किया है। एक अलग समूह के रूप में स्थापित किया है। कवक क्या होता है? कवक एक बहुकोशिकीय होता है। कवक क्या होता है दोस्तों? तो कवक जो होता है एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय नहीं होता दोस्तों। कवक जो होता है बहुकोशिकीय होता है। कवक कैसा होता है दोस्तों? बहुकोशिकीय। तो दोस्तों कवक कैसा होता है? कवक जो होता है बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या डाले आपने? कवक बहुकोशिकीय होता है। इसमें जड़, तना और पत्तियां कोष्टक के अंतर्गत लिख लीजिएगा समझने के लिए। जड़, तना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जड़, तना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। कवक का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन करने वाले की शाखा को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो माइकोलॉजी कहते हैं। तो क्या लिखा कवक के अंतर्गत? कवक में किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए विटकर ने कवक को एक अलग समूह के अंतर्गत स्थापित किया है।
दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि कवक बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है दोस्तों? कवक बहुकोशिकीय होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? कवक का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं दोस्त? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अंतर्गत आने वाले उनके एग्जाम्पल लिख लिए, उदाहरण। कवक के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्त? बताइए जल्दी से, उदाहरण लिखिए। फुफुन, कुकुरमुत्ता और यीस्ट। क्या है दोस्त? तो कवक के अंतर्गत आने वाले क्या क्या है? फफूंद, कुकुरमुत्ता और यीस्ट। क्या क्या आता है कवक के अंतर्गत? उदाहरण। फफूंद, फफूंद, कुकुरमुत्ता जो अपने इधर रहते हैं, गांव में मिल जाता है अधिकतर। मिलते हैं कि नहीं मिलते? सफेद सफेद, ऊपर से छाते जैसा, कैसा रहता है? छाते जैसा, और नीचे जमीन में धसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। अरे अपने इसमें उसको भी कहते हैं वो संती जानते हो? खाए हो कि नहीं? जिसे माता सीता माता का फल कहते हैं। किसको? संती को। जब है ना बारिश होती है और बादल गरजते हैं ना, तब वो निकलती है संती, उससे खाया जाता है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने भी खाया है उसको। तो क्या लिखा है? कवक के अंतर्गत फफूंद, कुकुरमुत्ता और यीस्ट। अगला पॉइंट कौन सा डालोगे? कितने जगत हो गए? 4 जगत हो गए ना। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक। 5वां कौन सा है? जंतु के अंतर्गत डालिएगा पॉइंट 1। इन जीवों में क्या लिखोगे? इन जीवों में तंत्र उपस्थित होता है। किसमें? जीवों में तंत्र उपस्थित होता है मेरे दोस्त। और इस तरह इस समूह के अंतर्गत आने वाले जीवों में, इस समूह के अंतर्गत आने वाले जीवों में तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। क्या विकसित होता है दोस्तों? तो तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। जैसे कौन कौन सा? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। कौन कौन से दोस्तों? तो श्वसन तंत्र विकसित होता है ना, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। क्या लिखोगे? जिन जीवों में, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है जंतु के अंतर्गत? इन जीवों में तंत्र उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इस समूह के अंतर्गत आने वाले जीवों में, इस समूह के अंतर्गत आने वाले जीवों में तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। क्या विकसित होता है दोस्तों? तो तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। तो क्या कौन कौन से उदाहरण बताइए? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। एग्जाम्पल लिख लिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस चैनल पर जो पहली बार आया है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और उस ऑल वाले बेल आइकन पर जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तुरंत यही पे याद हो गया ना? अभी किस किस का याद हो गया? सबका याद हुआ ना? अच्छा, तो अपने को याद करते हुए ही चलना है, ऐसे ही चलना है दोस्तों। मैं आपके लिए ही ये मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।